ये बीएसडब्ल्यू का जो सामाजिक डेवलपमेंट और सोशल पॉलिसी का सब्जेक्ट है, उसका दूसरा यूनिट है कि समाज विकास की संकल्पना और गति। तो इस यूनिट को आइए हम लोग समझते हैं। इसमें ये कुछ दिए हुए हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमको इस यूनिट में, इस टॉपिक में पढ़ने हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि समाज के विकास की, तो समाज की जो विकास की संकल्पना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। समाज के बहुत पहलुओं को लेकर के हम चलते हैं, जिसमें ये है कि समाज लोगों से मिलके बना हुआ है। हमारे आस-पास के जो लोग रहते हैं, उनसे मिलके हम समाज की अवधारणा को देखते हैं। और जब हम विकास की बात करते हैं, तो विकास का जो विचार है, वो मानव इतिहास में कुछ नया नहीं है, यहाँ जो बताया जा रहा है। और उसका लॉजिक ये है, उसका तर्क ये है कि निर्धनता को मानव का हिस्सा आवश्यक नहीं है होना। कहने का मतलब ये है कि मानव की जब से उत्पत्ति हुई है, क्रमिक विकास हुआ है मानव का, उसमें आप देखेंगे कि अनेकों प्रकार की जो है गतिविधियाँ मानव जो है करते आया है। और विकास या डेवलपमेंट जो हम बात करते हैं, उसमें भारत और विश्व में अनेक प्रकार की जो है गतिविधियाँ हुई हैं, चाहे वो मानव निर्मित हों या फिर जो है प्राकृतिक जो है आपदाएँ हों, समस्याएँ हों। तो यहाँ ये बात किया जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान का प्रभावशाली उद्धार संभव हुआ। तो युद्ध या लड़ाइयाँ से जो है समाज, लोगों पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और प्रभाव ये सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हर तरह से, सांस्कृतिक हर तरह से पड़ता है। तो जब हम यहाँ विकास में समाज को लेकर के चलने की बात कह रहे हैं, अभी आप देखिए कि किस तरह से जो है इज़राइल और हमास की लड़ाई चल रही थी। तो उसमें देखिए आप वीडियोज़ आप देखेंगे वहाँ के, तो आपको लगेगा कि ये क्या किस तरह का विकास की हम बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे विकास की जो अवधारणा है कि युद्ध और जो बाकी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं मानव के द्वारा, कहीं न कहीं वो मानव विकास को, मानव की जो अल्टीमेट आवश्यकताएँ हैं, उनको कहीं न कहीं प्रभावित करती हैं। और ये देखने को मिलता है कि जब हम विकसित होते हैं, जब हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से विकसित होते हैं, तो कहीं न कहीं मानव को मुख्य बिंदु में, केंद्र बिंदु में रखा जाता है और मानव पूँजी के हम महत्व को जो है, वो पहचानने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात की जा रही है कि मानव जो है, वो असली तरह से एक पूँजी है, न केवल आर्थिक विकास के लिए, बट समाज के विकास के लिए भी बहुत उसकी महत्वपूर्ण जो है, वो भूमिका है। अब अगर आप देखें कि ऑप्शनल या वैकल्पिक रूप में एकीकृत दृष्टिकोण, यानी इंटीग्रेटेड अप्रोच जो होगा समाज के विकास को लेकर के, उनकी जो संकल्पना होगी, तो जैसे बात की जा रही थी कि भारत जैसे विकासशील देशों में जो विकास की प्रक्रिया है, वो मानवीय स्वरूप प्रदान करते हुए समाज विकास को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में जो है देखती है। तो यहाँ ये निकल के आता है कि समाज का जो विकास होगा, वो सबको लेके सर्वांगीण विकास के बारे में ही हम बात करेंगे तभी होगा। अगर असमानता है किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में, तो वहाँ विकास नहीं कहा जा सकता। वो तो जस्ट 10-20% लोगों के द्वारा जो है, आप देखेंगे उनकी ग्रोथ हुई है, उनकी उन्नति हुई है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने कहा कि समाज विकास की जो प्रक्रिया है, वो एक इंटीग्रेटेड रूप में देखा जा सकता है। और इसमें चेंज और डेवलपमेंट, परिवर्तन और विकास की जो दायरा है, उससे अगर कोई बाहर है, तो फिर डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता है। यानी कि समाज में जो है, वो विकास तभी होगा, डेवलपमेंट तभी माना जाएगा, जब समाज की जो संरचना है, उसमें परिवर्तन करने वाला तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि
आमदनी और धन का समान वितरण होना चाहिए। तो ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये कहा जा रहा है कि जब हम इंटीग्रेटेड या एकीकृत विचारधारा से हम समाज के विकास को देखते हैं, तो कहीं न कहीं ये कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो होने आवश्यक हैं। अब अगर आप देखें कि व्यावसायिक और टेक्निकल प्रशिक्षण, मतलब जो कमर्शियल या जो टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं और वो रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सके, तभी समाज में आप कह सकते हैं कि जो प्रशिक्षण शिक्षण प्रदान किया जा रहा है वो कहीं न कहीं रोजगार आजीविका में कन्वर्ट हो रहा है और मानव को जो है वहाँ पे एक आजीविका का साधन मिल रहा है और उस तरह से उसकी उच्च प्राथमिकता होनी चाहिए समाज के विकास को लेकर के चलने की। अब अगर आगे हम देखें कि विकास में आर्थिक उन्नति एक बहुत महत्वपूर्ण जो है पहलू है। आर्थिक उन्नति यानी इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगी जब विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो आपके अर्थव्यवस्था में समाज में देखने को मिलेंगी, तब जाकर के आप कहेंगे कि भाई समाज में सभी जो वर्ग है उनका विकास हो रहा है। अब ये प्रोफेसर गोरे साहब का जो कहना है कि समाज विकास की संकल्पना में आर्थिक विकास शामिल है, लेकिन यह अर्थ से अभिन्न है कि समाज की समग्रता के विकास अर्थात आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहलुओं के विकास पर भी जोर देता है। तो एक यूजीसी नेट में क्वेश्चन हो सकता है कि गोरे के अनुसार समाज विकास की संकल्पना में किन किन बिंदुओं को शामिल किया गया है। तो आर्थिक विकास तो है ही, पर अगर आप देखें कि राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से सीमित अर्थों में अगर आप देखें तो यहाँ पे यही कहने का प्रयास किया जा रहा है कि विकास के मानव कल्याण, जीवन की जो भौतिक स्थिति सुधारना है और सांस्कृतिक वस्तुओं के वितरण के रूप में प्रयोग होता है। तो कहीं न कहीं एक ग्रोथ के बारे में, एक जो है उन्नति के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। अब ये बात ये भी हो रही है कि इन लक्ष्यों की, ये जो सांस्कृतिक बात कर रहे थे और सामाजिक यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना कि भौतिक स्थिति सुधार में हो, तो इन लक्ष्यों का पूर्ण करने के लिए, पूर्ति के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है। यानी कि फाइनेंशियली, वित्तीय रूप से जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक गतिविधियों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उत्पादन में वृद्धि, अब उत्पादन किस चीज़ का होगा? जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग हम कर रहे हैं उससे हम देखेंगे। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद दर से जो हम मेजर करते हैं कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है कि नहीं है, रोजगार के अवसर जो है वो उसमें वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस तरह से कहीं न कहीं सोशल डेवलपमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और समाज विकास के लिए शक्तियों, पावर्स और डिसीजन लेने का जो अधिकार है वो डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए या विकेंद्रीकरण आवश्यक है। अब विकेंद्रीकरण का मतलब ये हुआ कि किसी एक बिंदु से डिसीजन न लेकर के विभिन्न क्षेत्रों के जो है सेक्टर्स, मतलब डिसीजन ले, मतलब अलग अलग डिसीजन पॉइंट्स हों, सेंटर्स हों जहाँ से डिसीजन लिया जा सके। उदाहरण के तौर पे आप देखें तो पहले क्या होता था कि योजना आयोग भारत सरकार के जो है होती थी, अभी उसको बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। तो योजना आयोग जो है उसका काम ये था कि योजनाएं बनाना, योजनाओं का निर्माण करना और उन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए फिर वो राज्य सरकार की योजना आयोग हुआ करती थी और फिर योजनाएं उस तरह से जाती थी। तो ये टॉप टू बॉटम का अप्रोच था कि टॉप में, ऊपर में जो है केंद्रीय तरीके से जो है योजनाएं बनाई जाती थी। अब इसके अपने प्लस और माइनस हैं, पर जब हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं तो विकेंद्रीकरण में ये होता है कि भाई आपका ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम या जहाँ भी आपकी जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है उसमें डिसीजन जो भी सामाजिक विकास की या योजनाओं को लेकर के है वो आप लें। और तभी जाकर के एक आप देखेंगे कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रभाव जो पड़ेगा समाज पे वो कहीं न कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। ऐसा विभिन्न प्रकार की जो है रिसर्चेस, शोधों में पता चला है। तो इस तरह से विकास, सामाजिक विकास, समाज के विकास के बारे में
बात कही गई है। अब अगर देखें कि आर्थिक उन्नति यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और समाज विकास के बीच में क्या संबंध है? मतलब कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है किसी भी क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था में, तो समाज का विकास कैसे होगा? तो समाज विकास का अर्थ समाज की समग्र उन्नति से है। समग्र मतलब हम कह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, रोजगार के तमाम अवसर जो हैं समाज के सभी वर्गों को यदि मिलते हैं, तो फिर हम कहेंगे कि वहाँ पे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, आर्थिक वृद्धि हो रही है। और आर्थिक वृद्धि के कारण फिर जो है आप देखेंगे कि लोगों को जो है वो रोजगार जो है मिल रहा है, उनकी विभिन्न प्रकार की जो है दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही हैं और अर्थव्यवस्था समृद्ध हो रही है। अब बात ये होती है कि अर्थव्यवस्था में वैसा क्या है कि जो समाज को विकसित कर रहा है। अब देखिए, समाज किसी एक व्यक्ति से मिलके नहीं बना हुआ है, समाज मिलके बना है विभिन्न वर्गों से, चाहे इसमें महिलाएं हों, बच्चे हों, युवा हों, दिव्यांगजन हों, बुजुर्ग हों, तो उन सभी में आप देखेंगे कि अगर आर्थिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और सामाजिक समानता है कि सबको समान अवसर मिल रहे हैं, तो जा करके वहाँ पे हम एक समाज के विकास की अवधारणा को हम देखते हैं। अगर अब फिर हम देखें कि आर्थिक उन्नति जो है वो कहीं न कहीं ये हो रहा है कि अधिक व्यक्तियों को आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में आप देखेंगे कि लेके जाती है। मतलब अगर कहीं रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता विकसित हो रहा है, कोई क्षेत्र विकास की ओर बढ़ रहा है, तो वहाँ पे लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती आपको दिखेंगी और वहाँ अनेक प्रकार की जो है गतिविधियां भी देखने को मिलेंगी। और भाईचारे के तीसरे विचार की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि समाज के 3 सिद्धांत अविभाज्य हैं और उन्हें सफल बनाने के लिए एक साथ उनका पालन किया जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि आर्थिक उन्नति जो है वो बहुत ज़रूरी है समाज के विकास के लिए। और दूसरा यह है कि लोगों में स्वतंत्रता और समानता। आर्थिक रूप से विकसित देशों की बात कर रहे हैं, में आदर्शों पर विचार किया गया है। तो आपसी जो सद्भावना है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे लिया जा रहा है। और यह भी देखा गया है कि स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस, आप स्वतंत्र हो अपने कार्यों को करने के लिए, समान अवसर मिले और आपसी भाईचारे से विकसित व्यक्तियों के गुण होते हैं। तो कुल मिला के यही बात की जा रही है कि आर्थिक वृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो कहीं न कहीं वो लोगों को समान अवसर प्रदान करने में, चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो, समाज के किसी भी वर्ग से हो, तो उनको बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर हम फिर देखें कि सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के बीच प्रभावशाली गठबंधन से आर्थिक वंशानुक्रम में इन लोगों के अधिकार और हैसियत में अधिक, मतलब ये यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ ऐसे भी प्रभावशाली जो है रिलेशनशिप डेवलप होती है लोगों में, कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक साइकिल जो है उसमें प्रभाव पड़ता है। और यही प्रिंसिपल्स जो है यहाँ पे बात की जा रही है कि आर्थिक क्रम में अभावग्रस्त समूह का संपन्न लोगों के साथ स्वयं के समूह के साथ प्रभावशाली संबंध न होने से अभावग्रस्त परिस्थितियां, मतलब जो विकसित कम विकसित हैं, जिनको अवसर कम मिले हैं या रोजगार स्वरोजगार से कम पीछे रह गए हैं किसी भी कारण से, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे किसी भी कारणों से, तो वहाँ कहीं न कहीं एक जो है आप देखेंगे कि एक अंतर देखने को मिलता है। एक जो है पीढ़ियों में जो आप देखेंगे कि निर्धनता बनी रहती है। और भारत में जैसे बात की जा रही है कि अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ इसकी साक्षी हैं, कि वो विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, आर्थिक विकास को जो है वहाँ पे ज़्यादा नहीं पहुँच पाया, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, ट्राइबल एरियाज़ हों, जनजातीय क्षेत्र हों। तो इस तरह से यहाँ ये बात की है कि आर्थिक विकास जैसा कि आज बढ़ावा दिया जा रहा है, अधिक से अधिक अर्थव्यवस्था के हाथ में होती है वो चीज़ें। तो यहाँ ये बात की जा रही है कि आर्थिक विकास जो होगा
उसको बढ़ावा तो दिया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था जो है, मार्केट फोर्सेस जो है, बाज़ार में जो शक्तियाँ हैं, यानी हम प्राइवेट सेक्टर की यहाँ बात कर रहे हैं कि जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट कंपनियाँ हैं, वो अर्थव्यवस्था में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनके कारण जो है आर्थिक विकास की जो गति है, उसको बढ़ावा मिलता है और समाज में जो है फिर वो विकास या परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका निभाते हैं और यहाँ पे कहीं न कहीं जो है एक विरोधाभास की अवस्था भी बन रही है कि जो है अर्थव्यवस्था में जो बाज़ार के उपयुक्त बाज़ार यानी मार्केट फोर्सेस जो हैं, प्राइवेट कंपनियाँ जो हैं, उनके अनुसार अगर चीज़ें मिलती हैं, लोग मिलते हैं, स्किल कौशल मिलते हैं, तो कहीं न कहीं वो जो है आगे उनका विकास होता है। बट अगर वो गतिविधियाँ नहीं हो पाती हैं जो बाज़ार चाहता है, प्राइवेट कंपनीज़ निजी क्षेत्र चाहते हैं, तो कहीं न कहीं वो अर्थव्यवस्था में नकारात्मक रूप से प्रभाव डालते हैं और बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि जो है इसलिए क्रम व्यवस्था में निचले स्तर के लोगों का विकास अवसर उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें प्राप्त करने में सफल नहीं, मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो अ, विकास की धारा से वही जुड़ेगा जिसके पास में कौशल होगा, जिसके पास स्किल होगा, जिसके पास बाजार के अर्थव्यवस्था के अनुसार जो है उसकी गतिविधियां होंगी, उसमें कौशल होगा, ज्ञान होगा। अगर वो गतिविधियां हम में आप में नहीं है तो मार्केट फोर्सेस को बाजार की जो फोर्सेस हैं, शक्तियां हैं, तो उसमें आप जो है हम सफल नहीं हो पाएंगे और कहीं ना कहीं हम जो है संपन्नता या इकोनॉमिक ग्रोथ से नहीं जुड़ पाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु देखने को मिलता है। अब अगर देखें कि विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको थोड़े देखने हैं। अब सार्वभौमिक रूप से परिवर्तन इस प्रक्रिया में विकास सिद्धांत व्यापक संशोधित, ये तो मुझे खुद भी समझ में नहीं आता इस तरह से क्या लिखा जाता है। ये कई बार इंग्लिश से ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। तो आप देखिए कुल मिला के ये है कि जो डेवलपमेंट होगा किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का, किसी भी जिले का, गांव का, तो वहाँ पे 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण यहाँ बता रहे हैं कि एक तो होगा इकोनॉमिक पावर, आर्थिक रूप से, और दूसरा है सामाजिक राजनैतिक यानी सोशियो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स। अब आर्थिक यानी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में जब हम बात करते हैं तो यहाँ बात हो रही है कि तीसरी दुनिया के संदर्भ में विकास की चर्चा करते हुए यह माना जाता था कि इन देशों में रहने वाले लोगों का निम्न जीवन स्तर कम उत्पादकता के कारण है। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है वो कैसे प्रभावित हो रहा है और उसको कौन प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं लोगों की जो है लेस प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी, आपको कितने समय में आप कितना काम कर सकते हैं। कोई किसी काम को करने के लिए कम समय लेता है, कोई किसी काम को करने के लिए ज्यादा समय लेता है। तो आपकी उत्पादकता क्या है, आप कितना काम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं किसी भी देश में रहने वाले लोग। तो समय का, संसाधनों का उपयोग करते हुए जो है वो तभी हम कह पाएंगे कि जो है ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, जब हम अपने टाइम, अपने एनर्जी, अपने रिसोर्सेस को सही तरीके से जो है उपयोग कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि निर्धनता की समस्या का एकमात्र समाधान उत्पादन बढ़ाना है। अब ये एक बहुत ही सामान्य एक बिंदु बन जाता है कि उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ाना है। किस चीज का प्रोडक्शन बढ़ाना है? हम वो सारी वस्तुओं, सेवाओं जिनका उपयोग करते हैं, अगर उनको किसी न किसी तरह से बाजार से जोड़ सके, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में जोड़ सके, तो कहीं न कहीं आपको जो है ये जो बेरोजगारी की, निर्धनता की समस्या है, पॉवर्टी की समस्या है, उससे कहीं न कहीं जो है वो निजात मिल सकती है, एक समस्या मिल सकती है। तो कहीं न कहीं ये बात की जा रही है कि बढ़े हुए उत्पादन से जो है निर्धन वर्ग तक पहुँचेगा लाभ और इस तरह से जो है देश में विकास होगा या राज्य में विकास होगा, आपके गाँव में, आपके क्षेत्र में विकास होगा। तो विकास या डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये तमाम चीज़ें उसमें बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान। दूसरा अगर आप यहाँ देखें तो जो जनसंख्या है वो
आर्थिक ग्रोथ को कम कर देती है और कहीं न कहीं संसाधनों पर जो रिसोर्सेस हैं, चाहे वो रहने के लिए घर हो, पीने के लिए पानी हो, हवा हो, खाने का, तो इन तमाम चीज़ों पर जो है दबाव पड़ता है, बल पड़ता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर देती है बढ़ाने के बजाय। हालाँकि इसका सकारात्मक प्रभाव भी देखा जाता है जब आप परचेसिंग पावर पैरिटी में जाते हैं, एक लार्ज डेमोक्रेसी में जाते हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, ऑफ़ कोर्स उनकी माँग, उनकी आवश्यकताएँ अधिक होंगी, पर समाज के कुछ एक क्षेत्रों में आप देखेंगे कि संसाधनों पर दबाव पड़ता है। तो इस तरह से एक ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा कृषि कार्य जो है एग्रीकल्चर बहुत सारे देशों में एशिया और बहुत सारे देशों में भारत जैसे विकासशील देशों में आप देखेंगे कि कृषि जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, एरिया है और उसमें बहुत सारे लोग जो है काम में लगे हुए हैं और उसमें भी जो है आप देखेंगे कि बहुत समस्याएँ हैं और लोग अब कृषि नहीं करना चाहते हैं। उत्पादन कम हो गया है, तो इस तरह से जो है ये समस्याएँ भी जो है आपको देखने को मिलेंगी कि असमानता बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और विकास की जो सामाजिक डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें आप देखेंगे कि जो है बहुत सारी समस्याएँ जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, रोज़गार, तो इस तरह से कहीं न कहीं सिर्फ़ ग्रोथ को लेकर के अगर हम बात करें, तो हमको ये भी चीज़ों को लेकर के चलना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में डुले सीर्स ने अपनी चिंता व्यक्त की थी कि किसी भी देश की उन्नति के लिए निर्धनता, बेरोज़गारी और असमानता के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को देखिए, समझिए। सामाजिक राजनैतिक आवश्यकताओं को अगर आप देखें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आर्थिक नीतियाँ गंभीर विकास समस्याओं के लिए राष्ट्रीय विचारधाराओं के परिणाम का निर्णय करती हैं। तो पॉलिटिकल जो सिस्टम है, पावर्स जो है और जो ग्रुप्स हैं, जो अलग-अलग समाज में ग्रुप्स हैं उनको जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि उनको नीतियों के उनकी समस्याओं को नीतियों या कार्यक्रमों से किस तरह से दूर किया जा सकता है, जिससे कि अधिक से अधिक विकासशील देशों की तरह हम विकसित हो सकें और समस्याओं को सॉल्व कर सकें। दूसरा अगर आप देखें कि राजनीतिक संस्थाओं की स्थिरता और लचीलापन, तो राजनीतिक संस्थाएँ पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है गवर्नमेंट जो है, अगर वो स्टेबल रहती है, तो कहीं न कहीं जो पॉलिसीज़ जो प्रोग्राम्स बनाती है उसका एक दूरगामी प्रभाव पड़ता है और उसका जो है जन समर्थन मिलता है अगर वो लचीला रहता है। तो इस तरह से लचीले का मतलब ये है कि भई अगर आधार कार्ड से समस्या आ रही है तो सरकार उसको किस तरह से आधार कार्ड बनाने में हेल्प कर रही है, योजनाओं को पहुँचाने में लोगों में किस तरह से है कि हमने एक बार तो प्रोग्राम बना दिया, क्या उसमें परिवर्तन संशोधन किया जा रहा है योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचाने के लिए। रिसर्चर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वो बताएँ समय-समय पर पे कि क्या स कमियाँ रह गई हैं, क्या समस्याएँ हैं। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, तो पॉलिटिकल विल पावर एक किसी भी देश के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ पे नेतृत्व क्या है, लीडरशिप क्या है और जो है वो डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है वहाँ पे इन चीज़ों को, चुनौतियाँ क्या हैं, किस तरीके से उनको देखा जाना चाहिए। तो इस तरह से प्रभावशाली समाज में पॉलिटिकल सिस्टम जो होती है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि वो भविष्य को, युवाओं को और सभी को लेकर के चलने के बारे में बात करती है। अब अगर देखें कि वितरणशील समानता के सामाजिक लक्ष्य, अब वितरणशील समानता में हम ये बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव इक्वालिटी, समानता हो किन चीज़ों में, विभिन्न प्रकार के जो समाज में गतिविधियाँ हो रही हैं, आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के, उन चीज़ों को लेकर के समाज में समान अवसर लोगों को मिले, प्रत्येक वर्ग को मिले। तो उसके क्या सोशल गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसके बारे में ये बात कही जा रही है कि समाज में विकास का जो फल है, जो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो अपॉर्च्युनिटीज़ है लोगों के लिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से सबको मिल रहा है या फिर जो
धनवान व्यक्ति है, जिसके पास में रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो या और भी, क्या वो कहीं और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा उसको संपन्नता नहीं हो रही है, और जो निर्धन है वो कहीं और निर्धन तो नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये बात है कि जब अवसर मिलेगा लोगों को, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, तब जाकर के आप देखेंगे कि डेवलपमेंट का जो है, सोशल डेवलपमेंट का एक लक्ष्य जो है वो प्राप्त होगा। तो कोई व्यक्ति यह कैसे बता सकता है किसी समाज में कि संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, वो समान है कि नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर प्रोफेसर गोएलेट और अन्य विद्वानों का विश्वास है, उन्होंने दिया है कि समान वितरण का उद्देश्य व्यक्तियों और सामानों के सामान्य सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। मतलब ये कहा जा रहा है कि समाज में जो भी नए अवसर आएँगे या जो भी अवसर है जिनसे लोगों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह की वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, तो ये सामाजिक लक्ष्य को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। मतलब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, वो सबको समान जो है अवसर प्रदान करे, समान वितरण हो। और ये मानव मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित है, जो हर युग में सभी सामानों और सभ्यताओं द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है। तो कहीं न कहीं ये बात किया जा रहा है कि जो वितरणशील समानता है, मतलब समाज में सोशल डेवलपमेंट नहीं होगा कि सभी को समान अवसर मिले, और इसी में सबसे पहला चीज़ ये बात किया जा रहा है कि जीवन का अस्तित्व, मूल आवश्यकताएँ प्रदान करने की। तो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से भी 17 लक्ष्यों को हम समझते हैं कि जो है भुखमरी ना हो, गरीबी ना हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, प्रति व्यक्ति आय हो, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के ये बात किया जा रहा है कि जीवन का अस्तित्व जो है, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं को जब अगर लोगों को मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि समानता एक दी जा रही है सोशल डेवलपमेंट में। फिर आता है व्यक्ति का आत्मसम्मान। अब ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि आत्मसम्मान की भावना जो हो, लोग जो भी काम कर रहे हों, उनमें आत्मसम्मान हो, उनकी जो है वृद्धि हो, उनका ग्रोथ हो, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर दासता से मुक्ति, पसंद करने की योग्यता। दासता में ये कह रहे हैं कि वितरण समानता का तीसरा लक्ष्य है कि स्वाधीनता और संकल्पता। तो कहीं दासी प्रथा ना हो, दासी प्रथा से मतलब ये है कि लोग अपने आप स्वतंत्र हों कि उन्हें जो काम करना है, जिस तरह से जीवन जीना है, और समाज में अपनी जो अपना जो भी काम है, जो भी चीज़ें हैं, उसको लेकर के वो स्वतंत्र हों, चाहे वो राजनीतिक हो या किसी भी तरीके से। तो इस तरह से होता है। अब अगर आप देखें कि समाज विकास के लिए कार्यनीतियाँ, तो कार्यनीतियों में आप किस तरह से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जो समुदाय है किसी में, उनको जोड़ करके किस तरह से समाज के विकास के लिए योजनाएँ बनाते हैं, काम करते हैं, वो बात की गई है। दूसरा, ऐसे देश जो विकासशील हैं या संघर्ष कर रहे हैं, जहाँ पे लोग, उनके लिए अवसर और उनकी जो विभिन्न सामाजिक बुराइयाँ हैं, सामाजिक पहलू हैं, उनको दूर करने का प्रयास करना जो है एक महत्वपूर्ण जो है बिंदु होगा। तो इस तरह से इन तमाम चीज़ों में वही बातें की जा रही हैं कि समाज में जो समस्याएँ हैं, उनको दूर करने का किस तरह से प्रयास किया जा सकता है। अब अनेक देशों में अनेक प्रकार की नीतियाँ जो हैं, वो चलाई जाती हैं, वहाँ लागू की जाते हैं कार्यक्रम, और उनसे अर्थव्यवस्था से जो है कहीं न कहीं लाभ देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा-सा पढ़िए, और कुछ अगर रहता है तो आप हमें कमेंट करके, मैसेज करके आप बता सकते हैं।